हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का एक बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन, जिसमें हम बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए एक धारावाही वृत्तीय कुंडली, जिसको लूप भी कहते हैं, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली अथवा लूप क्या होता है? अगर हम एक तार को, एक सिंपल से तार को मोड़ करके ऐसी आकृति दे दें जिनमें से एक सिरे पर धारा प्रवेश हो और दूसरे सिरे से धारा बाहर निकले, तो ऐसी आकृति को धारावाही वृत्तीय कुंडली या वृत्तीय लूप कहते हैं। अगर एक तार को मोड़कर हम अगर ऐसी आकृति दे दें और उसमें से धारा प्रवाहित करें, तो इसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए हम एक कैलकुलेट करेंगे कि इसके केंद्र पर, है ना, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसका मान कितना है, उसके लिए व्यंजक निगमित करेंगे और उसकी दिशा की जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसकी दिशा जो है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी अथवा बाहर की ओर होगी। तो चर्चा हो चुकी है कि जहाँ पे क्रॉस लगा होता है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, और जहाँ पे डॉट लगा होगा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर ऐसी आकृति है जिसको हम धारावाही वृत्तीय कुंडली अथवा लूप कहेंगे, तो उस आकृति के कारण केंद्र पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे व्यंजक निगमित करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि माना केंद्र O तथा त्रिज्या R का एक धारावाही वृत्तीय लूप है जिसमें कैपिटल I धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। ऐसे डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है कैपिटल I। इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए धारावाही वृत्तीय लूप को कई अल्पांशों में विभक्त करते हैं। छोटे छोटे जो है अल्पांशों में पूरे लूप को हम विभक्त करेंगे। फिर माना धारावाही वृत्तीय लूप में dl लंबाई का कोई अल्पांश AB है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया है AB, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। तो इस अल्पांश के कारण, सबसे पहले इस अल्पांश के कारण, अल्पांश AB के कारण जिसकी लंबाई dl है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैलकुलेट करेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए। तब बायो-सेवर्ट के नियम से इस अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dV है, जो फार्मूला हमने उस समय डेवलप किया था, μ0/4π इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इस अल्पांश AB के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV है उसका मान इतना होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री है ना। तो किंतु साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 के यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो साइन थीटा के स्थान पे जब साइन 90 डिग्री रख दी, जिसकी वैल्यू 1 है, तो हमको इस इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया, dV इक्वल टू μ0/4π इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये जो क्षेत्र, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है केंद्र O पर उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, ठीक है ना, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया? दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ का नियम हम पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। तो ये हो गया अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी तरह से चूंकि हमने पूरी लूप को, पूरे कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त किया है, तो एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो संपूर्ण कुंडली के कारण या संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो V इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ dV। तो dV की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, μ0/4π इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो समाकलन किसका होगा? सिर्फ dl का होगा। समाकलन का मतलब होता है योग। अगर सारे अल्पांशों को हम जोड़ दें तो वो अल्पांशों का योग किसके बराबर होगा? उस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। कुंडली कैसी है? वृत्ताकार है, तो जो सारे अल्पांश हैं उनका योग किसके बराबर हो जाएगा? 2πr के बराबर होगा। अब इस dl की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखते हैं कि b का मान कितना प्राप्त होता है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि या अतः b इक्वल टू μ0
अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर को हमने बाहर किया था और इंटीग्रल टू तो उसके स्थान पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे 2 पाई आर। ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, तो अपने को जो बचा यहाँ पे फाइनली इसकी वैल्यू क्या बचेगी, हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के और इंटू 2 पाई आई बटे आर के, 2 पाई आई बटे आर हो गया। इसको थर्ड इक्वेशन दे दिए, ये तीसरा समीकरण हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, तीसरा जो b की गणना कर रहा है वो यहाँ पे है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कर दें तो 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2r और म्यू नॉट आई, या हम इसको ऐसा भी कर लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r के। तो ये अपने को एक व्यंजक प्राप्त हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ये इसको हम बॉक्स में बंद किए देते हैं। धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान इतना हो गया। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एक फेरे वाली कुंडली के लिए है। अगर कुंडली में n फेरे हो जाएं तब उस समय इसका मान क्या हो जाएगा, तो उसको देखते हैं। पांचवा इक्वेशन निकालते हैं कि यदि लूप में फेरों की संख्या, इसमें ऐसा लिख सकते हैं, यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो उस समय b का मान हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट N आई अपॉन 2r। और ये अपना पांचवा इक्वेशन मिल गया, फिफ्थ इक्वेशन, और यहाँ पे लिख दिए यही अभीष्ट व्यंजक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और हमें देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी निर्भरता किन किन कारकों पर है। कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N पर निर्भर कर रही है, कुंडली में प्रवाहित धारा कैपिटल I पर निर्भर कर रही है, कुंडली की त्रिज्या R पर निर्भर कर रही है, और म्यू नॉट जो है माध्यम को दर्शाता है, तो माध्यम पर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर कर रही है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसको अच्छी तरीके से समझें और अपने नोट्स में लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।